नमस्कार साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से आपका वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम डीआई पढ़ रहे थे। डीआई का हमारा लास्ट टॉपिक जो पाई चार्ट होता है वो रह रहा है। आज वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका डीआई आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या है, ये लाइन ग्राफ के जो लास्ट ईयर सवाल हुए हैं दो, वो आए हुए सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पाई चार्ट समझेंगे और आज की क्लास में डीआई को समाप्त कर देंगे। कल से हम हो सकता है प्रतिशतता पढ़ें। ठीक है, तो क्लास में भी डिले होने का कारण ये था कि मैं छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा, थोड़ा फिसल गया था, लेग में चोट आई है थोड़ी सी, तो इस वजह से कंटिन्यूटी में ब्रेक हो गया, आपकी क्लास नहीं आ पाई समय से, लेकिन अब आ जाएगी टाइम से। ठीक है, अच्छा, पहले सवाल से ही हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा एक्शन होता है सवाल को समझने का कि ये ग्राफ दे दिया हुआ क्या है। कह रहा है सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में। ये सीमेंट का इस तरीके से उत्पादन है। अभी तक आप सवाल देख रहे थे, यहाँ पे लिखी हुई आती थी संख्या, इसमें नहीं दे रखी, इसमें 40 से 100 ऐसे ही लिख रखा है, और ये ईयर्स दे रखे हैं आपको, थ्रू आउट द ईयर्स कितना आपका वो हुआ है उत्पादन। ठीक है, और ये लिखे हुए भी हैं, इसमें उत्पादन नहीं होते तो हम लिखते पहले इनको। ठीक है, तो सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष में घटा, मतलब किस वर्ष में हमारा अधिकतम उत्पादन घटा। तो आपको साफ साफ इस ग्राफ को देख के एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई देखो, यहां से यहां गया घटा, सॉरी बढ़ा, ये भी बढ़ा, यहाँ पे स्लाइटली डिक्लाइन आया, बस थोड़ा सा घटा, फिर बहुत सारा बढ़ा, फिर छोटा बढ़ा। ये देखो, आपने ये स्तर देखा, जो यहां से यहां तक वाला फेज था, यहां पे सबसे ज्यादा घटत हमें हुई है। तो मुझे देख लेना है ये ईयर कौन सा है। ये ईयर है हमारा 2015 से 16 का। तो इस साल हमें सबसे ज्यादा क्या हुई है, घटत हुई है 2015 और 16 में। ठीक है, बस ग्राफ से देख के हमने आंसर निकाल लिया। इतने इजी से सवाल आपके लास्ट ईयर पैट में पूछे गए, हमने इनसे और भी अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व किए हुए हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। अब अधिकतम वृद्धि बताओ आप मुझे, आप समझने की कोशिश करो। ये देखो, आपको यहां से यहां गए छोटी सी वृद्धि, यहाँ कमी। ये देखो, यहां से यहां आपको सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, लगभग 45 की, नहीं 35 की, सॉरी 35 की आपको वृद्धि देखने को मिली यहां से यहां तक। अब मैं देखूंगा एक जगह और मेरे को वृद्धि देखने को मिली है, यहां से यहां। ठीक है ना, तो यहां मैंने देखा तो 25 की वृद्धि देखने को मिली है। अब इन दोनों में से बताओ किस में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो आपने कह दी सर मुझे 2012-13 से जब मैं 2014-15 में गया तो मुझे सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली पिछले वर्ष की तुलना में। कितने की? 35 मिलियन टन की। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी सा सवाल था। आपने ग्राफ से ये देख लिया कि भाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दो जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही थी। मैंने देखा तो यहाँ और यहाँ में जो डिफरेंस आया कि ये 35 बढ़ रहा है, ये 25 बढ़ रहा है, इसका मतलब जो ये वाला है, जो ये 90 है, जो 2013-14 है, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में। ठीक है, तो ये भी एक ईजी सा सवाल था, ये भी ग्राफ से ही सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगला कह रहा है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। प्रथम 3 वर्ष, ये जो 3 वर्ष हैं, एक तो 42, 44 और 58, इनका मुझसे एवरेज पूछा था। एवरेज क्या होता है? प्रेक्षणों का योग, 42 + 44 + 58 बटे प्रेक्षणों की संख्या बटे 3 ही तो प्रेक्षण है, 3 ही साल का तो एवरेज बताना है। जब मैंने इनका ऐड किया तो आप देखो 8 4 12 13 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 4 14, ये आ गया बटे 3। ठीक, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया? 48 मिलियन टन। ये मेरा क्या आ गया? एवरेज। ठीक है, मुझे लगता है इस सवाल में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, बहुत ईजी सा सवाल था और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे गए हैं देखो लास्ट ईयर में। तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लेवल का पढ़ना कोई ज़रूरी बात नहीं थी, जितना आता है हमने उससे एक लेवल ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ मतलब किस वर्ष में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ। तो आपने इस पूरे चार्ट को जब अच्छे से देखा होगा तो आपको एक ही पीक दिखाई दे रही होगी, 98 मिलियन टन। ये सबसे ज्यादा उत्पादन है मेरा, सॉरी, ये सबसे ज्यादा उत्पादन है हमारा पूरे ग्राफ में। आपने देखा तो आपने देखा कौन से साल में हुआ है ये, तो आपने देखा ये सर हमारा हुआ है 2014-15 में। तो 2014-15 के दौरान मेरा सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन हुआ है। उस दौरान मुझे 98 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। ठीक हो गई बात। तो ये सवाल भी बहुत ईजी सा था, मुझे लगता है इसमें भी कोई आपत्ति नहीं आई होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी। अच्छा मुझे बताना है कि जो 11-12 में मेरी वृद्धि हुई है ना, 11-12 में ये जो 58 मेरी वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। इससे इसका कंपैरिजन बताना है, ये कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई जो
44 से 58 ये बताना है मुझे प्रतिशत। 11-12 में जो वृद्धि है वो कितनी अधिक हुई है। बस इसका मैं जब इसको काटने की कोशिश करूँगा तो ये 22 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा 29 बार, ठीक है ना। अच्छा मैंने देख लिया भाई कितने की वृद्धि हुई, तो आपने कहा सर 7 की वृद्धि हुई, कितने से पूछा कंपैरिजन, 22 से गुणा 100। जब मैं इसको सॉल्व किया तो मैंने यहाँ 50 बार काटा, या 11 बार काटा, ओवरऑल आ गया मेरा 350/11। अब मैं इसको ऑप्शन से देख के करूँगा, मैं आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। यह है 31.5% समथिंग, सॉरी 8%, और दे रखा है आपको 37.5%, और दे रखा है आपको 36%। ये अभी 3 ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। अब इनमें से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। तो आपने देखा यार 11 से काटता हूँ, 11 3 33, ठीक है। जब 33 चला जाएगा तो 20 बचेगा, 20 में 11 का एक ही बार जाएगा, 11 1 11, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन 31 के लगभग में दे रखा है, वही मेरा क्या होगा उत्तर। मैं पूरी कैलकुलेशन कभी भी नहीं करता जब मुझे ऑप्शन इस तरीके के दिए हुए होते हैं तो, ठीक है। ये लास्ट ईयर आपका पूछा हुआ ग्राफ है, आपने देखा कितना इजी से सवाल थे, मुश्किल से 3 मिनट में आप पूरे 5 के 5 सवाल फ्री के अपने लेकर नंबर बैठ जाते। अब हम एक सवाल और आया हुआ है लास्ट ईयर पैट में, उसे और देखते हैं वो कैसा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। ये हमारा दूसरा सवाल है जो हमें लाइन ग्राफ ये दे रखा है, ये पैट में आया हुआ है लास्ट ईयर। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बातें हैं। 7 छात्रों के इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात आपको ये दे रखा है 0.65, 0.85, ये इस तरीके से। इसका मैंने आपको बताया भी था, जैसे मान लो ये ए और बी मेरे पास 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात मैंने कहा आपसे कि 5:4 दे रखा है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी तो होता था ना, a/b = 5/4, ये भी तो होता था। जब मैं 4 से 5 को भाग करूंगा तो क्या आएगा मेरा 1.25, देखो आप करके। तो बस इसमें ये वाली जो फ्रेज है ना, इन्होंने क्या दिया है मुझे, इतिहास बटे भूगोल वाला जो मान है मुझे ये दे रखा है, ठीक है सर, ये दे रखा है मेरा मान। ये जो है ना इतिहास बटे भूगोल का मान मुझे सारे ये दे रखे हैं। जैसे ये होता है इसी तरीके से ये वाला मान इन्होंने दे रखा है अनुपात का, ठीक, अनुपात ही मुझे दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब हम इसी को आगे समझेंगे सवालों के आधार पर कि क्या क्या सवाल दिए हुए हैं। इतिहास बटे भूगोल मुझे ये सब दे रखे हैं। पहला सवाल मेरा क्या कह रहा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। मतलब कि भूगोल में किसने सबसे ज़्यादा अंक, मतलब कितने छात्रों ने भूगोल में ज़्यादा किए हैं इतिहास से ज़्यादा। अब आप समझने की कोशिश करो, मुझे दिया हुआ क्या है, इतिहास बटे भूगोल, यही तो दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताना है कि इतिहास में कितने लोगों ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हो तो भूगोल से, तो वो कैसे पता चलेगा आपको। आपको पता होना चाहिए जब यहाँ पे जैसे मान लो 4/4 होता तो दोनों के क्या होते, अंक बराबर होते, ठीक। अगर यहाँ मैं 5 कर दूंगा, एक ही ज़्यादा कर दूंगा तो 1.25 आ रहा था, 1 से ज़्यादा। अब जितनी भी जगह मुझे 1 से ज़्यादा मिला हुआ होगा अनुपात, उतने ही छात्रों ने इतिहास में भूगोल से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए होंगे। क्योंकि आप देखो यहाँ 4 से मैंने एक ही ज़्यादा रखा है 5, तभी मेरा ये 1 पॉइंट में 1 से ज़्यादा आ गया। 1 से ज़्यादा जितने मान होंगे उन छात्रों ने इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए होंगे। ये छात्र दे रखे हैं मुझे 1 2 3 4 5 7 छात्र हैं ये। अच्छा पहले मैंने देखा पहले छात्र ने 0.65, 1 से कम है, इसका मतलब इसने इतिहास में कम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब भूगोल से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसमें भी 0.85 दे रखा है, इसने भी भूगोल से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसमें 1.25 दे रखा है, इसने इतिहास में भूगोल से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए होंगे। 1.4 ये भी 1 से ज़्यादा, इसने भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, इसने फिर से कम किए होंगे और इसने फिर से ज़्यादा किए होंगे। क्योंकि 1 से जितने भी ज़्यादा होंगे, 1 से जितने भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उतने छात्रों ने इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए होंगे। तो मैंने देखा 1 2 3 मेरे ऐसे छात्र थे जिनके इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक थे, ठीक है। तो मुझे लगता है इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हमने अनुपात दे रखा है उसी से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कहता है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक किसे किसे मिले हैं जरा देखना। इसमें आपको पता है 1 से कम है तो मतलब कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक होंगे, लेकिन मुझे कम अंक बताने थे तो ये भी होगा। कम अंक तो इसके ही है ना, भूगोल से इतिहास में कम। अच्छा एक बार और लिख के बता दे रहा हूँ मैं, ये था मेरा इतिहास, ये था मेरा भूगोल, यही तो था।
यहाँ अगर मैं वैल्यूज रख रहा था 4/4 या कुछ भी, मैं तो ये ऐसी वैल्यू लेट कर ले रहा हूँ, तो जब मेरा 1 आ रहा था तो दोनों के अंक क्या थे, बराबर। अब मैं जब यहाँ 3/4 रखने की कोशिश करूंगा तो मेरी वैल्यू 1 से क्या आएगी, कम, क्योंकि एक बार जाएगा नहीं, पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो 1 से कम का मतलब जहां जहां अनुपात में 1 से कम होगा वहां वहां इतिहास में भूगोल से कम अंक मेरे प्राप्त होंगे। अच्छा, तो देखना जरा, यहां 1 से कम है तो इसका मतलब यहां भी भूगोल में इतिहास से ज्यादा अंक है, या उल्टा कह सकते हैं हम, इतिहास में भूगोल से कम अंक है। एक यहाँ पे, यहाँ 1 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ इतिहास में अंक भूगोल से ज्यादा है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 1 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 1 से ज्यादा है, ये होगा क्योंकि 1 से कम है, और एक ये भी होगा। तो मेरे पास कितने ऐसे छात्र थे जिनके भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं? तो आपने खुद देख लिया, 1 2 3 4। अच्छा, एक इस तरीके से अगर खाली छात्र पूछा जाता तो 4 इसका आंसर हो जाता, लेकिन इनमें पता है कैसे दे रखे थे ऑप्शन, जैसे ये हमारा आंसर आया, 1 छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र और छठा छात्र, यही वाले इस तरीके से आंसर दे रखे थे। इस तरीके से ऑप्शन, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ऑप्शन और, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो उसमें से हमें ये वाला आंसर टिक करना था जिसमें मेरे पहले छात्र के, दूसरे छात्र के, तीसरे छात्र के और छठे छात्र के भूगोल से इतिहास में कम अंक प्राप्त किए थे जिन छात्रों ने। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, सवाल आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब हम अगला सवाल लेंगे इसी में। अगला सवाल क्या कह रखा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बतानी है। देखो भाई, ये भूगोल के मुझे देखना है, ये देखो आप 3 से 4 में जाना है मुझे, और बढ़त बतानी है मुझे। तो या मुझे सिर्फ यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, मुझे कोई इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, इसलिए मैं इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाऊंगा। इसमें एक ऑप्शन था आंकड़े अपर्याप्त हैं, वही इसका क्या होता आंसर। आप खुद बताओ, तीसरे छात्र का अनुपात दे रखा है भूगोल, इतिहास बटे भूगोल, मैं हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी कर दे रहा हूँ, जिसका अनुपात इसमें तीसरे छात्र में क्या दे रखा है, 0.35। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे 100 करूंगा, 5 से 7 बार कटेगा, 5 से 20 बार, ये आ गया। ठीक है, और ये तीसरे छात्र का है। अब मैं चौथे छात्र का देखूंगा, H/G क्या आएगा। चौथे छात्र का अनुपात दे रखा है 1.5, तो ये आ जाएगा 5/4, क्योंकि आप खुद देखो 1.25 बटे, अगर मैं इसके लगाऊंगा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4 आ गया। ठीक, तो अब आप खुद सोचो भाई, यहाँ मेरे ये कुछ और हैं, यहाँ कुछ और वैल्यूज होंगी, तो क्या मैं इसमें कंपैरिजन कर पाऊंगा? मैं इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज दी होती तो हम जरूर इसका आंसर निकाल पाते। ठीक है, जब एग्जैक्ट वैल्यूज ही नहीं दी, क्योंकि अनुपात का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिख दूं, इसे मैंने किसी से भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया, मैंने माना भाई 5 से गुणा कर लो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, मैंने ये कर लिया, तो क्या कंपैरिजन संभव है? भाई ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, तो क्या कंपैरिजन संभव है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अनुपात का हमें सिर्फ अनुपात दिया हुआ है, हमें ये नहीं कहा गया कि वैल्यूज क्या है इसकी। ठीक है, तो आंकड़े क्या होंगे इसके, अपर्याप्त। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो बस कितना इजी सा सवाल है, तुम सबसे पहले न्यूनतम अनुपात छांटो। आपने देखा सबसे ज्यादा न्यूनतम अनुपात इनका ये है 0.35। ठीक हो गई बात। सबसे ज्यादा अधिकतम अनुपात देखा मैंने सारणी में, इसमें ग्राफ में, तो मुझे सबसे ज्यादा अधिकतम अनुपात दिखा ये। तो बस इनका अंतर बताना है, तो इनका अंतर बता दिया मैंने। 1.55 में से 0.35 मैंने घटा दिया, तो 1.20 इस सवाल का क्या आ गया, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में? मुझे नहीं लगता कि हुई होगी, बहुत इजी सा सवाल था, हमने आसानी से इसका आंसर बता दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम, लास्ट सवाल। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक बताने। कितना इजी सा सवाल है। छात्र 4 को, मेरे पास छात्र 4 का हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी बराबर 1.25 दे रखा है, इसका मैंने दशमलव घटाया, नीचे 100 बना, 5 और बटे 4 आ गई। अब मुझे इस 4 की वैल्यू, उसके ज्योग्राफी में अंक मुझे दे रखे हैं 60, इस 4 की वैल्यू दे रखी है 60, मुझसे 5 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू 60 का मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15, 15 चौका 60, और 5 की मुझे वैल्यू बतानी है, तो दोनों तरफ मैंने 5 से भाग कर दी, तो 5 का मान कितना आ गया, 5 पंजे 15 पंजे 75, इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, ये है ना, ये 5 का मान और 1 का मान, ये कुछ ना कुछ यूनिट में होता है हमारा अनुपात। देखो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो तो ये थी, हम काट के उसे ये लेके आए, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होती है। यहाँ पे कोई ना कोई एक टर्म ऐसा होगा x,
जो 5x और 4x ऐसे करके होगी ये वैल्यू, जिससे x कट जा रहा होगा और ये 5/4 आ जा रहा होगा। तो यही तो होता है। तो जैसे मुझे 4x का मान दे रखा है 60, तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरा 15। बस इस x के मान को मैं यहां रख दूंगा, तो 5 × 15 बराबर क्या आ गया 75। तो ये हमेशा याद रखना, ये जो होती है ना 1 और 2 की, 1 का वैल्यू और 2 का वैल्यू, ये यूनिट होता है इसमें, साथ में इसके कुछ ना कुछ इसमें यूनिट छुपा हुआ होता है, जैसे ये x छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे ये और ये अलग अलग होते हैं, ये अंक होता है और ये डिजिट्स होती हैं जिसमें कि कोई ना कोई यूनिट छुपी हुई होती है, ये एक यूनिट का मान होता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होगी, सवाल भी समझ में आ गया होगा। 75 इस सवाल का आंसर आ गया। अब हम पाई चार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। पाई चार्ट के 2 तरीके के सवाल बनते हैं, वो दोनों इसमें करके हम पूरा जो है आज डीआई समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अब हम, चलिए देखते हैं क्या होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट ये होता है सर, ये एक चार्ट दिया हुआ है, कभी यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ होगा, कभी आपको डिग्रीज दी हुई होंगी, कोण के बारे में भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें देखना है कि किस किस हिसाब से हमें इन सवालों को टैकल करना है। हम सवालों से शुरुआत करते हैं। एक हमने इस तरीके का जो प्रतिशत दिया हुआ होता है वो वाला सवाल लिया है, एक जहाँ पे कोण दिया हुआ होता है डिग्री में, उस तरीके का सवाल लेंगे। हमारा पाई चार्ट खत्म हो जाएगा, बस इसमें यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, यदि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है, 9,000 रुपये अगर उसने भोजन पर खर्च किया है, तो शिक्षा पर कितना खर्च किया है। सर उसने शिक्षा पर पूछा है आपसे, कितना खर्च किया। कितना इजी सा सवाल है, ये भोजन पर खर्च आपको दे रखा है। आप बताओ, ये देखो जब इनका आप ऐड करोगे तो आपका पास जो एक परिवार का जो टोटल खर्च आएगा वो कितना आएगा, 100% आएगा। उस 100% में से कितना प्रतिशत हमने भोजन पर खर्च करा है सर, 30% करा है। तो ये जो 9,000 जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो कितने की है सर, 30% की वैल्यू दे रखी है। और मुझे 100% की नहीं पूछी मुझसे, 100% तो पूरा खर्च आ रहा है। हमसे पूछा है शिक्षा में कितनी खर्च किया है, तो शिक्षा में आप देखो कितने प्रतिशत खर्च किया है, 18%। तो आपसे कितने की वैल्यू पूछी है, 18 की। 30 की वैल्यू दी रखी है, 18 की वैल्यू पूछी है, सीधे सीधे हमने वैल्यू निकाली, 18 54। ये इसका क्या आ गया, 5400 आंसर। जब 9,000 रुपए वो भोजन पर खर्च कर रहा है तो शिक्षा पर कितने रुपए खर्च कर रहा होगा, 5400 रुपए, ठीक है। बस इतना सा इजी सा सवाल था, आपको दे रखा था, सीधा सीधा आपने निकाल दिया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, कह रहा है कि ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। ईंधन पर खर्च हमने क्या किया है सर, किधर है हमारा ईंधन, ईंधन पर हमने 15% खर्च किया है। ये पूछा है कि केंद्र कोण कितना होगा, ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये कोण आपसे ईंधन का कोण पूछा है। तो कोण, आप एक सवाल समझो, जो मेरा एक, सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक ये लाइन है, इस पर कितने का कोण बनता है। आपने कहा सर 180 का कोण बनता है, तो इधर भी कितने का कोण बनेगा, आप कहेंगे सर इधर भी 180 का बनेगा। मैं पूछूंगा कि टोटल कितना कोण बना, तो आप कहोगे सर 360 का, ठीक है। तो यहाँ जो इस केंद्र पे कोण बना हुआ होगा वो कितने का होगा, 360 का। और मुझसे बस ये एक इतना सा पोर्शन है ये वाला, इसका मान पूछा है कि ये वाला जो कोण है इसका मान कितना होगा। तो आप समझने की कोशिश करो, ये जो पूरा कोण होता है इसका मान कितना दे रखा है, 360। और मेरे पास पूरा पूरा जो ये गोल घेरा है इसका जो प्रतिशत में खर्च दे रखा है वो कितना है, 100। तो मतलब ये जो 360 मेरा डिग्री कोण है, ये कितने का मान आपको दे रखा है, 100 का। क्योंकि पूरा जो मेरा एक इस पे ये जो गोला होगा, ये जो कोण होगा, ये कितना होगा 360, और प्रतिशत में जो मुझे मान दे रखा है वो दे रखा है 100%। तो 360 डिग्री जो कोण है ये मान दे रखा है 100 का। मुझसे पूछा है कि ईंधन पर कितना कोण बनेगा, तो आपको पता है ईंधन है 15%, तो मुझे 15% की वैल्यू पूछी है। 100 का मान देकर 15 की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो मैं इसमें जब कैंसिल आउट करूंगा, ये देखो ये क्या होगा, मेरी आप कैलकुलेशन करने का तरीका देखना, ये मैं 18 × 2 लिखता हूँ, 18 दूनी 36, इसे मैं 5 × 3 लिखूंगा, मेरा सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, ये खत्म हो गया, ये 0 यहाँ से खत्म, 18 54, 54 डिग्री का कोण हमारा ईंधन बनाएगा। ये वाला जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, 54 डिग्री का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो कोण का सवाल ये, तो अगर पाई चार्ट में इस तरीके का सवाल पूछा गया तो कोण का सवाल तो आपसे जरूर से जरूर ही पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ईजी सा सवाल था, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, यदि ईंधन पर खर्च 3,000 रुपये है, ईंधन पर अगर वो 3,000 रुपये खर्च कर रहा है ईंधन पर, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो उसका मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना है। मकान किराया और शिक्षा खर्च, देखो मकान किराया हमारा है 20% और शिक्षा पर खर्चा हमारा 18%। इसने कहा कि इन दोनों को छोड़ दो। आपको पता है टोटल खर्च मेरा 100% है, उसमें से मैंने 18 और 20 38% निकाल दिया। तो मुझसे कितने का मान पूछा है इसने, 62% की मुझसे वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। और ईंधन का मान आपको कितना दे रखा है, 3,000। तो ये जो 3,000 है ये मेरा मान कितना होगा, ईंधन की वैल्यू कितनी है मेरी, 15% का, और मुझसे मान कितने का पूछा है, 62% का। बस सिंपल सा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12,
ये आपका आ जाएगा 00, इतना आपका आंसर आ गया। मुझे लगता है इजी सा सवाल था, इसमें कोई आपको आपत्ति हुई नहीं होगी सवाल में, ठीक है। जो पूछा गया हमने सिर्फ वही सिंपली निकाल दिया। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल देखते हैं कि यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का x% है तो x का मान क्या है। जो भोजन आपसे पूछा है कि जो भोजन है ना, भोजन पर जितना वो खर्च कर रहा है वो जो है मकान नहीं है, वस्त्र है, वस्त्र प्लस शिक्षा प्लस ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है। ये इससे पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है, ये x का, ये वाली चीज़ आपसे पूछी गई है। तो कोई भारी है निकालना, आपने भोजन का रख दिया कि जी भोजन पे तो 30% खर्च कर रहा है, वस्त्र, शिक्षा और ईंधन को जोड़ ले रहे हैं। वस्त्र पर खर्च कर रहा है 12%, ईंधन पर 15% और शिक्षा पर 18%। तो देखो 18 और 20 ये 30 हो गया, 30 और 15 45 का ये कितना प्रतिशत है, गुणा 100 लगा दिया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये हो गया 200/3, जिसकी वैल्यू अगर मैं निकालने गया तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। इतना है ये भोजन पे जो खर्च कर रहा है वो वस्त्र प्लस शिक्षा प्लस ईंधन के खर्च का 62 सही 2/3% है। यही मेरा क्या होगा उत्तर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में भी कोई आपत्ति हुई होगी, बहुत इजी सा सवाल था, हमने सिर्फ समझना होता है, फिर तो 5 के 5 सवाल अपने आप ऐसे ही निकल जाते हैं। अगला पूछा है कि मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च, मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च, देखो ये कितना हो गया साहब, हमने देखा तो 32 और 15 हो गया 47, अच्छा 47%, और कि कुल प्रतिशत भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितना अधिक है। अब भोजन पर कितना खर्च कर रहा है वो 30%, तो आप बता सकते हो कितना अधिक है, आपने साफ साफ देख रहे हैं कि जी 17% अधिक है। यही मेरा क्या होगा आंसर, सिंपल सा सवाल था, ठीक। तो ये पांचों के पांचों सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये अभी तो हमने प्रतिशत लिया है, ठीक है, अब हम लेंगे इसका जहां पे कोण दिया हुआ होता है हमें, ठीक। चलो देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अपना अगला पाई चार्ट क्या कहता है। आपने देखा इसमें ये डिग्री में वैल्यूज दे रखी हैं, इसका मतलब इस बार इस कोणों के हिसाब से बंटवारा होगा हमारा। ये आपको पता है कि ये जो टोटल कोण होता है ये तो 360 होता है, उस कोणों के हिसाब में हमें देखना है। हमें दिया हुआ क्या है, भवन निर्माण में विभिन्न मदों पर आय खर्च का विवरण दे रखा है कि भाई 90 डिग्री हमारा खर्च आया है मजदूरी पर, 72 डिग्री सीमेंट में, ये इस तरीके से हमें चीज़ें दे रखी हैं। अच्छा शुरू करते हैं अब हम अपने शुरू से पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत 15 लाख हो तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई। मजदूरी पर आपने देखा सर 90 डिग्री खर्च हो रही है, टोटल मेरा कितना होता है 360 डिग्री, तो जो 15 ये 15 लाख जो वैल्यूज है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये जो 15 लाख वैल्यू है आपको पता है 360 का मान है। क्यों? क्योंकि ये टोटल का मान दे रखा है, पूरा भवन निर्माण में कितनी लागत आई उसने का। मुझसे पूछा कितने का मान है, आपसे पूछा है मजदूरी पर कितना खर्चा आया, तो 90 का आपसे वैल्यू पूछिए, तो 9 से ये 4 बार कटेगा। जब मैं 4 से इसे काटने की कोशिश करूंगा तो आएगा 4 तिया 12 7 5, ये आ जाएगा आपका 3,75,000, ठीक है। ये इस सवाल का उत्तर आ गया, बहुत इजी सा सवाल था, इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल अब हम करेंगे। अगला सवाल हमें क्या दिया हुआ है सर, अगला सवाल है ईंटों, लोहे तथा सीमेंट पर, ईंट लोहा और सीमेंट, हमारे पास ईंट ये है, लोहा ये है और सीमेंट ये है। आपने देखा जब इसको मैं ऐड करूंगा तो 54 दूनी कितना हो जाएगा 108 और 72 कितना हो जाएगा 180। ये जो टोटल 180 डिग्री है, ये टोटल जो कुल मिलाकर जो भवन पर, मतलब कि इन तीनों को मिलाकर भवन पर खर्च, टोटल भवन निर्माण पे आई कुल लागत का कितना प्रतिशत है। आपको पता है 180 तो इन तीनों से आ गया, और टोटल मेरा कितना होगा, टोटल खर्च कितना आया है 360, उसी का मुझे इसका प्रतिशत बता देना है। तो सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा कितना 50%, ठीक है। ये तीनों मिलकर 50%, ये लोहा ईंट और सीमेंट मिलकर 50% व्यय आ रहा होगा भवन निर्माण के टोटल व्यय का। आपने देखा 180 इनका वैल्यूज आ गई, बट 360 डिग्री मेरा टोटल आ रहा था, क्योंकि टोटल मेरा क्या होता है 360 डिग्री कोण का मान, और 100 सब में काट दिया तो इसका 50% उत्तर आ गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई आपत्ति होगी। अब अगला सवाल देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और, आपने देखा उसमें हमें दे रखा था प्रतिशत में, इसमें डिग्री में दे रखा है, तो भी हम सवालों को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। मैंने दोनों सवाल ले लिए इसीलिए। इमारती लकड़ी पर आया व्यय सीमेंट पर आए व्यय का कितने प्रतिशत है। इमारती लकड़ी पर जो मेरा 36% ये आ रहा है, 36 हमसे पूछा गया है कि सीमेंट पर आए व्यय के, सीमेंट पर कितना आ रहा है 72, इसका कितना प्रतिशत है। आपने देखा है 2 बार कट गया, 50% व्यय आ गया मेरा उत्तर,
कितना इजी सा सवाल था। पूछा गया है कि इमारती लकड़ी पर ये जो 36% व्यय आ रहा है, ये सीमेंट पर जो 72 डिग्री व्यय है उसका कितना प्रतिशत है, तो आपको साफ साफ दिख गया 50%। ठीक है, इजी सा सवाल था, ये भी हमने कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निर्माण पर आई कुल लागत जो कि 15 लाख रुपए है, में से मजदूरी व पर्यवेक्षण दोनों की मिलाकर कितनी धनराशि खर्च हुई। तो आपको पता है 15 लाख रुपए हमारे पास टोटल था। ठीक है सर, ये मेरे पास 360 का मान है, मुझे बताना है मजदूरी और पर्यवेक्षण ये जो दे रखा है इन दोनों का मिला के। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरा कितना आ गया 144, इसका मान मुझे बताना है। सिंपल, बस कैंसल आउट कर दो चीज़ों को। अगर आप देखेंगे तो ये 12 से 12 बार कटेगा, या 12 से 30 बार कटेगा, ये आ गया 3 से 5 बार, 12 पंजे 60, मतलब कि 6 लाख रुपए। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। मजदूरी और पर्यवेक्षण में मिलाकर 6 लाख रुपए उसने पूरे भवन निर्माण में से खर्च किए होंगे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देख लेते हैं अब हम। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इजी सवाल था बहुत। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, सीमेंट, लोहे तथा ईंटों पर व्यय हुई धनराशि। सीमेंट कहाँ है हमारा, सीमेंट, लोहे और ईंटे पर कितना हो रहा था, हमने अभी पीछे भी जोड़ा था 180। इसका अनुपात बताना है मुझे पर्यवेक्षण, इमारती लकड़ी और मजदूरी पर। पर्यवेक्षण, इमारती लकड़ी और मजदूरी, ऊपर वाले बाकी जो बचे वो भी तो 180 होंगे, दोनों का एडिशन तो उतना ही होगा। तो इनका अनुपात पूछा है, तो 1:1 इस सवाल का क्या आ गया आंसर। अब क्या है, हमें मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पाई चार्ट भी आपका समाप्त हो गया, प्रतिशत वाले और जो डिग्री वाले सवाल होते हैं दोनों तरीके के हमने सवाल ले लिए। बाकी अगर वीडियो में कोई भी आपको कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जो डिले हुआ है वीडियो के लिए उसके लिए माफ़ी, क्योंकि छोटा सा मेरा चोट लग गई थी छोटी सी। बाकी अब चीज़ें सही हैं, अब वीडियो डेली आएंगी। अब हो सकता है हम कल से नेक्स्ट क्लास से अपनी प्रतिशतता पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे हम उस चीज़ को भी समझेंगे। पैट का तो लगभग सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे ही। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पहले प्रतिशतता फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये पढ़ेंगे। बाकी डिजिटल सम वगैरह की वीडियोस के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जा सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, अगर वो सब चीज़ें चाहिए आपको तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।